मैं फर्स्ट इंटरव्यू देने गई थी यूपीएससी में, उस समय मेरा दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था बस अब बाहर ही आ जाए। ये बात बार बार आती कि फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है। अगर आप सही रास्ते पे हैं तो आपको ये लगेगा ही लगेगा कि मुझे नहीं आती इन चीज़ें, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस ही इतना वास्ट है। हमको लगता है कि इतने सारे लोग हैं, हमको कुछ आंसर ऐसा लिखना है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है जो दूसरों को पता ना हो। लेकिन यूपीएससी मुझे लगता है एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करता है। किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना जितना मुश्किल होता है, ट्रस्ट मी, यूपीएससी से मूव ऑन करना उससे 10 टाइम डिफ़िकल्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आदिति पटेल, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस की 2014 बैच की ऑफिसर हूं, एमबीबीएस ग्रेजुएट हूं, अभी लॉ कर रही हूं और साथ ही में मेरा प्रथम प्रयास था जब CSE 13 जब मैं 2014 में सिलेक्ट हुई। उसके बाद मैंने 3 और अटेम्प्ट दिए, एक बार फिर से मेरा चयन हुआ 2016 में और फिर लेकिन रैंक थोड़ी सी पीछे थी तो सर्विस चेंज नहीं हुई। सो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत दिलचस्प जर्नी रही है एमबीबीएस से यूपीएससी आए तो थे आईएएस के लिए, पहुँचे रेलवे पर्सनल में और कैसे ये पूरी जर्नी रही, क्या सीखा, क्या सिखा सकते हैं, इसी सब चीज़ों पे आज की मैं ये टॉक रखना चाहती हूँ। बहुत से सवाल मुझ तक पहुँचते रहते हैं कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पॉसिबल है, क्या कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है, टाइम कैसे मैनेज करें, किस तरीके से हम अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। तो इन सारे बिंदुओं को लेके कुछ अपनी लर्निंग्स थोड़ी सी मैं शेयर करूँगी, तो शायद आप कुछ उससे सीख पाएँ और कैसे मेरी ये जर्नी रही, कैसा अभी सर्विस में आने के बाद मेरे एक्सपीरियंसेस क्या रहे, यही सब होगा आज के इस टॉक। तो सबसे पहली बात जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम मेरे लिए या मुझे जो जितना मैंने समझा है इसको, ये दूसरे एग्ज़ाम से बहुत अलग है। ये आपकी इंटेलिजेंस को टेस्ट नहीं करता है। अगर आप इसको राइट स्पिरिट में लें तो इस खूबसूरत जर्नी के बाद आप एक बेहतर इंसान के रूप में निकल के आते हैं। और बेहतर ना सिर्फ ज्ञान के मामले में, आप अपनी स्ट्रेंथ जो आपको पता भी नहीं थी, वो सारी चीज़ें आप समझ पाते हैं कि आप में भी इतना स्टैमिना है, आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। मुझे याद आता है जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और 4 पेपर लगातार देना होता है, सुबह 9 से 12, 2 से 5 लगातार 4 पेपर। उस समय जब मैं वो चौथा पेपर दे के आई थी, मेरे हाथ हिल नहीं रहे थे एंड उस समय जो मुझे फ़ील हुआ था अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को लेके, वो एहसास, मैं ट्रैक्स भी करती रही हूँ, लंबे लंबे ट्रैक्स भी किए हैं, लेकिन वो एहसास कुछ अलग ही था जो मुझे अभी भी याद है। ऐसा ही जब मैं फ़र्स्ट इंटरव्यू देने गई थी यूपीएससी में, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में पता ही नहीं थी चीज़ें कि कौन कितना जानता है। शुरू में तो आप जाते हैं, आपको लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है। एंड मुझे याद है कि जब मैं चैम्बर के बाहर बैठाया जाता है आपको इंटरव्यू में घुसने से पहले 10-15 मिनट, जब दूसरे कैंडिडेट का चल रहा होता है इंटरव्यू, उस समय मेरा दिल इतनी ज़ोरों से धड़क रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था बस अब बाहर ही आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से गुज़रते हुए जब आप अपने आप को समझते हैं, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ एक डेवलप करते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं, विषम स्थितियों में कैसे आपका रिस्पॉन्स रहता है, आप एक बेहतर इंसान बन के निकलते हैं। चाहे आपका सिलेक्शन हो चाहे ना हो, अगर आप इसको अच्छे सही तरीके से लेंगे तो ये जर्नी कभी भी आपको मीनिंगलेस नहीं लगेगी। तो ये बात मुझे लगता है कि जो मैंने जो सीखी और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस जर्नी को सिर्फ़ और सिर्फ रिज़ल्ट पर्सपेक्टिव से ना देखें, अपने आप को कुछ सिखाने के लिए एक बेहतर इंसान के रूप में इस प्रोसेस से निकलें। तो यही मेरी पहली सीख होगी। दूसरा, ये बात बार बार आती है कि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है। कितने सारे लोगों का होता है, मेरा भी हुआ था। लेकिन दिक्कत क्या होती है, यूजुअली जिनका सिलेक्शन होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरी स्ट्रैटेजी और जो दूसरे मेरे दोस्तों से मैंने बात करी, उनके साथ एक
कॉमन की पॉइंट ये आता है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट होने वाले लोग हैं वो इस एग्ज़ाम प्रोसेस को अलग अलग भागों में नहीं देखते। ये नहीं सोचते कि पहले हम प्री निकालें, फिर हम मेंस पर जाएंगे, उसके बाद मेंस जब निकलेगा तब हम इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। वो जब पढ़ना शुरू करते हैं तो वो ये दिमाग में लेके चलते हैं कि प्री निकलने के बाद मुझे 3-3.5 महीने में मेंस का पेपर लिखना है, उसमें ऑप्शनल का पेपर लिखना है, एसे का पेपर लिखना है, एथिक्स का पेपर लिखना है। तो जब आप इन चीज़ों के बारे में पहले से सोचेंगे, जब आप कोई टॉपिक पढ़ेंगे और सिर्फ उसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के तरीके से नहीं करेंगे और आंसर राइटिंग प्री देने से पहले शुरू कर देंगे, तो आप बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और मैं तो शायद थोड़े पीछे ही थी, बहुत सारे लोगों का प्रॉपर आईएएस में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ज़रूर होता है। सो मेरे सफलता की जर्नी में क्या क्या मेरी लर्निंग्स रही वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। पहला जो मुझे एहसास होता है अपनी जर्नी और दूसरों की जर्नी देखते हुए कि हम कहीं ना कहीं ये दिमाग में रखते हैं कि 8 से 10 लाख लोग ये एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं और सिलेक्ट होते हैं 700 से 1000 लोग। परसेंटेज वाइज निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी वाइज निकालेंगे, बहुत ही नगण्य फिगर निकलता है। और हमेशा ये दिमाग में बैक ऑफ माइंड चलता रहता है, जो मेरे साथ भी हुआ था, कि मैं मेडिकल कॉलेज में तो सिलेक्ट हुई थी, लेकिन एम्स का एग्ज़ाम मुझसे नहीं निकला था, पीजीआई चंडीगढ़ का एग्ज़ाम मुझसे नहीं निकला था, एफएचक्यू उसका एग्ज़ाम मुझसे नहीं निकला था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि वही बच्चे, अब यहाँ पे एम्स के बच्चे भी आएंगे, आईआईटी आईएम के भी बच्चे आएंगे, तो सारे लोग एक साथ compete करेंगे। तो जब मैं तब 1000 रैंक में अपनी जगह नहीं बना पाई थी, तो अब कैसे बनाऊंगी? ये डर हर किसी के मन में होता है, वो चाहे कहीं से भी आए। तो इस डर से उबर के हमको काम करना है। क्यों? क्योंकि आप जब सिलेक्शन लिस्ट देखेंगे उसमें आपको दिखेंगे आईआईटी आईएम के बच्चे तो दिखेंगे, साथ में आपको कोई तहसीलदार पे काम करता हुआ किसी छोटे राज्य का बंदा भी मिल जाएगा, कोई शायद नर्सिंग का कोर्स की हुई बंदी शायद एमबीबीएस लोगों को पीछे छोड़ दे। तो ये एग्ज़ाम एक्चुअली आपके आईक्यू का टेस्ट नहीं है। आपने अभी तक के जो जितने एग्ज़ाम दिए, पीटी, पीएमटी, आईआईटी, ये सारे आपके आईक्यू से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं। लेकिन यूपीएससी मुझे लगता है एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करता है। क्या आप भारत को समझते हैं? क्या आप ग्रामीण भारत को समझते हैं? क्या आप समाज को समझते हैं कि कैसी चीज़ें होती हैं, कैसे पेट्रियार्की वर्क करती है, कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन क्यों इतने दिनों तक सर्वाइव किया? और ये सब समझते हुए क्या आप एक नज़रिया ऐसा रखते हैं कि मैं कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करूं? ये आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में कैसे दिखती हैं। ये एक्चुअली यूपीएससी की प्रोसेस इतनी थॉरो है। जब आप एथिक्स का पेपर लिखेंगे, जब आप 10 पेजों का एक ऐसे लिखेंगे, कहीं ना कहीं जो आप लाइफ के प्रति एटीट्यूड रखते हैं वो झलक जाता है। एंड ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपका सिलेक्शन तय करने में ज़्यादा रोल प्ले करती हैं रादर देन आपका पहले का बैकग्राउंड, पहले का आईक्यू और पहले की जो भी आपकी अचीवमेंट्स रही हैं। तो पहली सीख यही है कि हर कोई ये एग्ज़ाम पास कर सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आपने पहले कौन से स्कूल के कितने नंबर आए हैं, कॉलेज में कितने नंबर आए थे, कौन से प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आपने स्कूलिंग की, पढ़ाई की, सब कोई मायने नहीं लगता है। उस डर से उबर कर तैयारी शुरू करें, नहीं तो वो डर ही आपके शुरू के 2-3 अटेम्प्ट खराब कर देता है। तो अब हमने समझा कि आईक्यू का रोल कम है, तो किस चीज़ का रोल ज़्यादा है? रोल आपके लगातार प्रयासों का ज़्यादा है। सिलेबस कठिन नहीं है, लेकिन सिलेबस बहुत फैला हुआ है। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको इंडियन ओशन में क्या मिनरल मिलते हैं उस पर बात करनी है, आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट को पढ़ना है, आपको एथिक्स के बारे में लिखना है, आपको प्लेटो, सुकरात, महात्मा गांधी की बातें करनी है। तो फैली हुई चीज़ें हैं, आप इनको कैसे समेट पाते हैं और कैसे इन चीज़ों को प्रैक्टिस कर करके अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, इसका ये गेम है। एंड ये तभी हो पाता है जब आप लगातार बिना रुके, बिना निराशा के 8 से 10 घंटे
रोज रोज, जब तक आप अपना नाम नहीं देख लेते लिस्ट में, अगर आप ये लगातार लगाते रहें, आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन रुकना कब तक नहीं है, जब तक लिस्ट में नाम ना आ जाए। प्री दे के मेंस की तैयारी करें, इंटरव्यू के आते तक आप प्री की फिर तैयारी करना शुरू कर दें। इंटरव्यू अगर आ गया कॉल तो इंटरव्यू दें। साइकिल में कहीं भी रुकना नहीं है। लोग अक्सर ये करते हैं, प्री डे के बाद कट ऑफ डिस्कस करते रहते हैं कि कट ऑफ कितना आएगा। वो जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक उनके दिमाग में यही सब चलता रहता है। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपके सोचने या नहीं सोचने से आपका रिजल्ट बदलने वाला नहीं है। आप जो कर सकते हैं वो तैयारी करते रह सकते हैं। जो डिफरेंस होता है सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट, वो यही होता है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो कभी अपना टाइम ये सब चीज़ों में वेस्ट नहीं करता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, मेरा ऑप्शनल का पेपर ख़राब हुआ, जीएस का पेपर ख़राब हुआ, मैं अब नहीं तैयारी करता, इंटरव्यू की तैयारी नहीं करता। तो ये सारे थॉट से उबर के जो लगा रहता है वो अपना नाम उस लिस्ट में देख लेता है। सो मैंने कह तो दिया कि लगे रहना है 8 से 10 घंटे, लेकिन ये आसान नहीं होता है। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं जितने एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ, उसका रिज़ल्ट आप नहीं देख पाते हैं, है ना? तो आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना है कि आप अगर सही रास्ते में हैं, तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा। अगर आपको बल्कि उल्टा लग रहा है कि मुझे सब आ गया है, तो शायद आप गलत स्थिति के हैं प्रिपरेशन में। जो इवन आप यकीन मानिए जिसकी रैंक 1 भी आती है, वो भी जब रिज़ल्ट देखता होता है तो उसको ये नहीं एहसास नहीं होता है कि उसका पेपर अच्छा हो गया है। ये रिज़ल्ट यूपीएससी ही बताएगा। आपको ये ख्याल आता रहेगा, क्योंकि इसमें मुझे लगता है जो सुकरात का वो कोट है कि नॉलेज जब भी होता है वो आपको हम्बल करता है। हमेशा जो वो कोट है, टू नो इज़ टू नो दैट आई नो नथिंग। अगर आप सही रास्ते पे हैं तो आपको ये लगेगा ही लगेगा कि मुझे नहीं आती हैं चीज़ें, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस ही इतना वास्ट है। सो ये ख्याल आपको आता रहेगा। इस ख्याल से उबर के आपको लगे रहना है, थोड़ा आगे बढ़ते रहना है हर दिन, और इस तरीके से आप जर्नी ख़त्म कर सकते हैं। इसी चुनौतियों के सिलसिले में मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद का जो वो ख्याल है कि इफ़ यू डू नॉट फेस चैलेंजेस एवरी सिंगल डे, मे बी यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। ये हमेशा याद रखिए। अगर आपको ये बार बार ख्याल नहीं आ रहा है कि शायद मैं कहीं और कर सकता हूँ और कर सकती हूँ, कुछ और इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो शायद आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। अगर आप सही रास्ते पे हैं तो ये ख्याल आएगा ही आएगा, और ये सबके साथ होता है, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ भी होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखें और धीरे धीरे बस आगे बढ़ते जाएं। इसके बाद जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आंसर राइटिंग आपको शुरू करना है प्री देने से पहले। आप आंसर लिखने की स्थिति में होने चाहिए मेंस के, इसके पहले कि आप प्री का एग्ज़ाम दें। और होता यूँ है कि हम सोचते हैं कि पहले हम पढ़ लें, उसके बाद शायद हम अच्छे आंसर लिख पाएंगे। लेकिन ये मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग है कि आप जिस दिन भी आंसर लिखना शुरू करेंगे उस दिन आप बहुत ही गंदा आंसर ही लिखेंगे। चाहे आप 1 साल में शुरू करें, चाहे आप 2 साल में शुरू करें, या आप अपनी जर्नी शुरू होते ही 3-4 महीने में वो शुरू कर लें, वो फर्स्ट स्टेप हमेशा बुरा ही होगा, वो हमेशा ध्यान रखें। लेकिन आप जितनी लेट लेंगे उतने ही आप पीछे हो जाएंगे। तो आप वो आंसर अगर आपने 3-4 महीने में शुरू कर दिया तो मे बी आपका मेंस आते तक आप उस स्टैंडर्ड तक पहुंच जाएं। लेकिन अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो आप कितनी भी बुक्स पढ़ लें, कितना भी ज्ञान इकट्ठा कर लें, आप वहाँ पे नहीं लिख पाएंगे। तो ये स्टेप लेना ज़रूरी है। और आप मान के चलिए जो आपका पहला आंसर होगा वो बहुत ही मतलब बहुत ही कम स्टैंडर्ड का होगा, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वो किसी को दिखाएं, चेक कराएं किसी को या किसी से शेयर करें। वो आप अपने पास रखिए, लिखते रहिए। 6 महीने आपको लगेंगे और आप आंसर लिखना शुरू कर देंगे। दूसरी आप एक चीज़ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए कर सकते हैं कि आप टॉपर्स की कॉपी जाके देखें। जो टेस्ट सीरीज़ की कॉपी आजकल हर साइट पे अवेलेबल रहती है, उन्हें देखें। उन्हें जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है जो आपको शायद नहीं आता है। लेकिन
अगर वो सेम आंसर आप लिखना चाहें तो शायद नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चरिंग नहीं है दिमाग में। नॉलेज है लेकिन स्ट्रक्चरिंग नहीं है। तो नॉलेज, ज्ञान के साथ साथ आपको उसका प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको बार बार रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट है। उसको अच्छे अच्छे पॉइंट्स तरीके से लिखना इम्पॉर्टेंट है। सब कैटेगरीज में डिवाइड करना इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब आप करते रहेंगे तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सिलेक्ट हो सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ये सीख देना चाहूँगी कि इस प्रोसेस को कभी भी बोझ की तरह ना बनाएं। एक लर्निंग एक्सपीरियंस, एक पॉजिटिव एंथुजियाज्म के साथ रखें। कुछ तरीके निकालें कि आप बोर ना हो। जैसे मुझे ट्रैवल का शौक़ था, तो मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हुए कंट्रीज़ के लैंडमार्क्स देखती थी, उनको उनका डिस्टेंस देखती थी, उनको याद रखती थी और नेट पे जाके उनको एक ट्रिप के रूप में बनाती थी और उसका कॉस्ट देखती थी कि कितने कॉस्ट में ये ट्रिप की जा सकती है। एंड यकीन मानिएगा कि जब ज्योग्राफी का पेपर देने गई मैं, ये सारी चीज़ों से मुझे चीज़ें याद आई। तो सबके अपने अपने स्ट्रेंथ होते हैं। किसी को हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट होता है, कोई ज्योग्राफी में बहुत कंफर्टेबल होता है। तो अपने स्ट्रेंथ पहचानें और कुछ उन स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएं और जहाँ जहाँ आपकी कमियाँ हैं उसको एक इतने मिनिमम लेवल पे ले आएँ कि वो आपको हरास ना करें। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो भी सिलेक्ट होता है बंदा, उसकी एक खुद की इंडिविजुअल जर्नी होती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि ये आपको बता दिया जाएगा कि ये करो। क्यों? क्योंकि आप एक यूनिक इंसान हैं और आपको अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से वो स्ट्रैटेजी खुद ही डिसाइड करनी पड़ेगी। एक बेसिक गाइडलाइन आपको मिल सकता है, लेकिन वो एफर्ट कि मैं कहाँ पे अच्छा हूँ, मैं कहाँ पे और इम्प्रूव करना है और मैं कैसे इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाऊँ, कहाँ से स्कोरिंग लाऊँ, ये सब अल्टीमेटली आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी लोग सिलेक्ट होते हैं उनकी एक अलग जर्नी होती है। किसी के जीएस में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, किसी के ऑप्शनल में मार्क्स आते हैं, किसी के एसए में ज़्यादा आते हैं, किसी के एथिक्स में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद को समझनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि शुरू में मैंने आपसे कहा कि मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है। आईक्यू वाइज बिल्कुल मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन 8 से 10 घंटे लगातार करते रहना एंड उस 8 से 10 घंटे की जो आपकी पढ़ाई है वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं पीछे चलती रहे 24/7, ये इम्पोर्टेंट है। आप जब इस जर्नी को शुरू करते हैं तो थोड़ा सा पूरा कंप्लीट डेडिकेशन उस साल में या 2 साल में इम्पोर्टेंट है। वो आप 2-3 नावों में बहते हुए अगर सोचेंगे कि यूपीएससी निकल जाए तो ये बहुत मुश्किल होता है। पूरा डेडिकेटेड एफर्ट, स्ट्रैटेजी आपको रखना पड़ेगा इसमें। जैसे एंड इसी से दूसरी एक बात आती है टाइम मैनेजमेंट की बात। तो 8 से 10 घंटे पढ़ने तो हैं हमें बुक्स के साथ, लेकिन जो पढ़ा है उसको अगर आप सोचेंगे नहीं बाकी के समय में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कोरिलेशन यूपीएससी के आंसर्स में, जो बार बार आप टॉपर्स और टीचर्स के लेक्चर्स में सुनेंगे कि कोरिलेट करना। ये आप पढ़ते हुए कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये तभी होगा जब आप पढ़ने के बाद भी उन चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे। सो मैं क्या क्या करती थी कि अगर, और साथ में आपको ब्रेक भी लेना है, आपको अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है, फिज़िकली भी आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है। तो ऐसे टाइम चुराना पड़ता है। खाना खाते हुए कोई टीवी डिस्कशन देख लिया, वॉक करते हुए ऑल इंडिया रेडियो सुन लिया, सामान लेने जब निकले हैं तब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं किसी फ्रेंड के साथ। तो इस तरीके से आप थोड़े थोड़े मिनट्स आपको चुराने पड़ते हैं। और फिर अगेन वही वाली बात है, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बीच में यही फ़र्क रहता है। नॉन सिलेक्टेड बंदा भी लगा होता है सुबह से लेके रात तक, लेकिन उसका प्रोडक्टिवनेस किया कितनी है, उसने कितना रिवाइज किया और उसने अपने टाइम को मार्क किया कि नहीं किया। सो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि मैं सुबह से लेकर रात के सोने तक तो पढ़ता ही रहता हूँ और इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता एक्चुअली। एक जो मैंने अपने उसमें जो मैं मानती हूँ इस चीज़ को, एक ज़ेन फिलॉसफी होती है कि जब आप जहाँ पे हैं उस समय आप 100% वहाँ पे उपस्थित रहें। पढ़ रहे हैं तो फिर आपका नॉइज़ पूरा ब्लॉक हो जाना चाहिए। वैसे ही आप जब ब्रेक ले रहे हैं तो ये चिंता ना करें कि मेरा ये छूटा हुआ है।
ऐसे में ना आप इधर के रह पाते हैं ना उधर के रह पाते हैं, घंटे आपके लग जाते हैं, रिजल्ट में आपका कुछ नहीं आता है। तो ऐसे ना करें, जब पढ़ें पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, जब ब्रेक लें तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ ब्रेक लें। तो ये करें टाइम मैनेजमेंट के लिए। मैं अपनी दिनचर्या की अगर बात करूं तो लगभग 2 से ढाई घंटे की एक क्लास अटेंड करती थी मैं। उसके बाद आके 3 से 4 घंटे पढ़ती थी, खाने का ब्रेक लेती थी, वॉक करने जाती थी तो ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ पढ़ती थी, सामान लेने का अगर जो भी काम था वो एक साथ करती थी। ऐसा नहीं कि अब एक सामान लेने गए हैं फिर 2 घंटे बाद कुछ नया याद आ रहा है, वो प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। देन आप जब भी 2-3 घंटे बैठ जाएं, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लेना इम्पॉर्टेंट है। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको रिफ़्रेशिंग लगता है, मेरे लिए वो था गाने सुनना और डांस करना। तो सोशल मीडिया से मैं बहुत कटी हुई थी। ऐसा नहीं है कि एंड यूजुअली अभी मैं जो देखती हूँ अभी के बच्चों को वो ये लगता है कि वो इंस्टा रील्स से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर लेंगे। ऐसा मत सोचें प्लीज़, इतना शॉर्टकट नहीं होता है यूपीएससी का जर्नी, इट नीड्स अ थॉरो प्रिपरेशन। तो इंस्टाग्राम की रील्स से पढ़ के आप यूपीएससी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते, तो वो हमेशा ध्यान में रखिए। इसी से मैं दूसरे इम्पॉर्टेंट सवाल पे आती हूँ कि कोचिंग कितना इम्पॉर्टेंट है और साथ ही कौन कौन सी बुक्स पढ़ें। तो कोचिंग के बारे में मेरा ये ख्याल है कि अगर आपके रिसोर्सेज आपको परमिट करते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन अगर रिसोर्सेज में कोई कमी है, दिल्ली में रहना पॉसिबल नहीं है, फ़ीस पे करना पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ ये समझिए कि जितने भी अच्छे टीचर्स हैं उनके नोट्स जो वो क्लास में पढ़ाते हैं वो आपको मिल जाएंगे मार्केट में, उनको पढ़ लीजिए। उसमें और क्लास में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो अपने हिसाब से, अपनी स्थिति के हिसाब से डिसीजन लें, और कोचिंग करना कोई बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। मेरी जर्नी की सबसे बड़ी लर्निंग थी, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। शुरू में जब हम शुरू करते हैं तो हमको लगता है कि इतने सारे लोग हैं, हमको कुछ आंसर ऐसा लिखना है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है जो दूसरों को पता ना हो, है ना। तो इसलिए मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुई, तब तक तो मैं बेसिक बुक्स पे थी। उसके बाद जो मेरे सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स हुए उसमें मैं ऑप्शनल में डीयू की किसी प्रोफेसर के नोट्स ढूंढ रही हूँ, या मैं 12th 5 ईयर प्लान को पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ रही हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढ रही हूँ जो लोग नॉर्मल मार्केट में नहीं देखते हैं। प्लीज़ ये सब ना करें क्योंकि इन सब ऐसा आपको बहुत ही कोई पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का नॉलेज शो भी नहीं करना है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आप रहें, उन्हीं चीज़ों को बार बार रिवाइज करें और रिप्रोड्यूस करने के तरीके देखें, और किस तरीके से आप बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं, बेटर कैटेगराइज कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। ज़बरदस्ती के नए नए सोर्सेस, नए नए नोट्स ढूंढने की कोशिश ना करें। आपको वो एक चीज़ ये भी समझनी है कि आपने ये जर्नी शुरू की है, ठीक है, आपको ले जाना है उसको मुकाम तक, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मूव ऑन करने वाली जो बात होती है, किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन करना जितना मुश्किल होता है, ट्रस्ट मी, यूपीएससी से मूव ऑन करना उससे 10 टाइम डिफ़िकल्ट होता है। सो ये डिसीजन लेकिन आपको कभी ना कभी लेना पड़ेगा, अगर आप अपनी लाइफ को पूरा का पूरा एक एग्ज़ाम पे आधारित नहीं कर सकते। तो ये समझने में मुझे टाइम लग गया कि आईएएस नहीं बन पाई हूँ मैं, लेकिन आप यकीन मानिए सारे दूसरे डिपार्टमेंट भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। हम जब शुरू करते हैं तब उनके बारे में जानते नहीं हैं। मैं जब मैंने अपने रैंकिंग की थी, अपना जो सर्विसेज का प्रेफरेंस दिया था, मुझे रेलवे पर्सनल सर्विस के बारे में पता भी नहीं था। बस मैंने रेलवे और पर्सनल वर्ड्स के कारण उसको आगे रख दिया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर डिपार्टमेंट में, हर जो सिविल सर्विस से जुड़ी हुई सर्विस है, उसमें बहुत कुछ करने का स्कोप है। रेलवेज वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। 13 से 14 लाख एम्प्लॉयज़ हैं जिनको मुझे देखना होता है, उनसे रिक्रूटमेंट, प्रमोशन से जुड़ी चीज़ें, एंड आप इसको फेयर तरीके से कर दें, आप एक अलग ही लेवल पे कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि इस चीज़ को अपनी नेगेटिविटी नहीं बनाना है। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे, इस थॉट के साथ इस जर्नी को देना है। सफल हुए तो अच्छी बात, नहीं हुए तो भी हमको अच्छा करना है, एक अच्छा इंसान बन के रहना है, और
अच्छा इंसान मुझे लगता है कि अगर आप रहते हैं तो आप खुश भी रहते हैं। जो ये टेम्परेरी जो चीज़ें हैं थी, जो कंटेंट वाली, सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ें हैं, ये अल्टीमेटली आपको अच्छा एटीट्यूड रख के अच्छे लोगों के साथ बर्ताव करके आता है, रादर देन कि आपकी गाड़ी में लाल बत्ती लगी है या गनमैन साथ है या ऐसी कोई चीज़। ये सारी चीज़ें मोटिवेटिंग लगती हैं शुरू में, बट यकीन मानिए 2 साल 3 साल के बाद ये सारी चीज़ें आपको सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। सैटिस्फैक्शन वहीं से आएगा जब आप कुछ अच्छा दूसरों के लिए कर पाएंगे, जब आप देश के बारे में कुछ अच्छा सोच पाएंगे, और उसके लिए यूपीएससी ही एक अकेला मीडियम नहीं है। कुंवर नारायण जी की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अब इस वार्तालाप को विराम देना चाहूँगी। कुछ उसी थॉट से जुड़ा हुआ है जो हम लास्ट में डिस्कस कर रहे थे। पंक्तियाँ कुछ ऐसी हैं: दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें एहसास होगा कि कोई अंतर नहीं बचा है इन पत्थरों की दृढ़ता और तुम में जिनको तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई अंतर नहीं है सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हार नहीं मानने में। इन्हीं पंक्तियों के साथ, मैं शुभकामनाओं के साथ, चाहे आप ये जर्नी शुरू कर रहे हों या आप इस जर्नी के बीच में हों, मैं आशा करती हूँ कि शायद मैं आपको कुछ बता पाई होंगी, अपनी गलतियों की सीख दे पाई होंगी, और इसी के साथ आज की हम ये बात ख़त्म करते हैं। इंडिया के लाखों बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और लाखों बच्चों की बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अफोर्डेबल नहीं कर सकता, किसी को अच्छी डायरेक्शन नहीं है, कोई बच्चा 4 अटेम्प्ट में पास नहीं कर पा रहा है, कोई 5 अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा है, कोई एग्ज़ाम का फॉर्म ही फिल नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसके पास वो फाइनेंशियल नहीं है। अब ये जो मुश्किलें हैं उसको कम करने के लिए जोश ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि जो भी जोश की फैमिली है अगर मैं उसको कोई स्कॉलरशिप दे पाऊँ। सो मैंने डिसाइड किया है कि जो भी सीरियस बच्चे हैं, जो सीरियस जोश फैमिली के एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराऊंगा, एक अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराऊंगा। सो नीचे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में हमने एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको अच्छे से भरो। उसमें से जो भी सीरियस कैंडिडेट हमें लगेंगे हम उसको अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, और मैं पर्सनली इंश्योर करूंगा कि वो जो एजुकेशन हो उससे क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। बिकॉज यूजुअली होता है कि अगर हम स्कॉलरशिप देते हैं, अगर हम अफोर्डेबिलिटी पे जाते हैं तो कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। सो यहाँ आपको क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी दोनों अवेलेबल होगी।